हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने EC2 के एजेंडा को जाना तथा एजेंडा की उपस्थिति और पिछले बैठक की समीक्षा के बारे में EC2 के पार्ट 1 में ही बताए हैं। यदि अभी तक EC2 का पहला भाग नहीं देखे हैं तो उसे पहले देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग तीसरा बिंदु बचत किस्त और ब्याज के बारे में जानेंगे। तो 3 नंबर लिख कर बचत किस्त ब्याज और दंड लिख कर डैश लगाएंगे और इसके नीचे इस तरह के कॉलम को बनाएंगे। पहला में क्रमांक संख्या लिखेंगे, दूसरे में सखी मंडल का नाम लिखेंगे, तीसरे कॉलम में रसीद संख्या लिखेंगे, चौथे में चेक नगद लिखेंगे, पांचवें में बचत लिखेंगे, छठा में किस्त राशि, सातवां में ब्याज, आठवां में दंड और नवां में कुल लिखेंगे। तो चलिए बचत किस्त ब्याज और दंड के कॉलम को भरते हैं। माना कि तारा जीविका सखी मंडल ग्राम संगठन को 1600 रुपया नगद दे रही है और यह राशि बचत किस्त ब्याज और दंड है, तो उसे इस तरह कॉलम में लिखेंगे। क्रमांक में 1 लिखेंगे, सखी मंडल के नाम के जगह तारा जीविका सखी मंडल लिखेंगे, रसीद संख्या के जगह रसीद संख्या लिखेंगे। ये रसीद संख्या ग्राम संगठन के द्वारा 1600 रुपया का जो रसीद तारा जीविका सखी मंडल को प्रदान करेगी उस रसीद संख्या को लिखेंगे। माना कि रसीद संख्या 7,47,301 है तो उसे यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद चेक नगद कॉलम को भरेंगे। 1600 रुपया हमें किस तरह से प्राप्त हुआ है, नगद में या चेक में? तो तारा जीविका सखी मंडल 1600 रुपया नगद दे रही है तो इस जगह नगद लिखेंगे। उसके बाद बचत कॉलम में 50 रुपया लिखेंगे क्योंकि ग्राम संगठन में समूह का बचत 50 रुपया होता है। अगला है किस्त राशि। तारा जीविका सखी मंडल ग्राम संगठन से किसी EC2 बैठक में राशि ली थी जिसका किस्त राशि 1000 रुपया है, तो इस बैठक में 1000 रुपया किस्त जमा कर रही है, इसलिए किस्त राशि के कॉलम में 1000 रुपया लिखेंगे। अगला है ब्याज। तारा जीविका सखी मंडल के पास ग्राम संगठन का ऋण शेष राशि है, उस शेष ऋण राशि के ब्याज को यहाँ लिखेंगे। माना कि तारा जीविका सखी मंडल का ब्याज 529 रुपया है तो ब्याज के नीचे 529 रुपया लिखेंगे। अगला दंड। यदि किसी समूह पर दंड लगाया जाता है या उस समूह के पदाधिकारी के ऊपर दंड लगाया जाता है तो दंड के कॉलम में उस राशि को लिखेंगे। माना कि तारा जीविका सखी मंडल विलंब से ग्राम संगठन में पहुँचने पर 21 रुपया का दंड लगाया गया तो दंड के नीचे 21 रुपया लिखेंगे और तारा जीविका के द्वारा जमा राशि को कुल के नीचे लिखेंगे। चलिए राशि को जोड़ते हैं तो कुल राशि हुआ है 1600 रुपया, इसलिए कुल में 1600 रुपया लिखेंगे। उसी तरह अगले समूह का भी विवरण को इस कॉलम में भरेंगे। तो चलिए भरते हैं। अब ग्राम संगठन में जुड़े सभी समूहों का बचत किस्त और ब्याज जमा होने के बाद कुल के नीचे कुल कर लिखेंगे। तो चलिए कुल करते हैं। इसके बाद इसके नीचे बचत किस्त और ब्याज का विवरण को लिखेंगे। एक छोटा सा तीर का निशान लगाएंगे इस जगह। इसके बाद लिखेंगे आज के EC2 बैठक में कुल बचत 400 रुपया हुआ है जो 7 समूह के द्वारा जमा किया गया। किस्त 7000 रुपया 6 समूह के द्वारा जमा किया गया। ब्याज 2721 रुपया 6 समूह के द्वारा जमा किया गया। दंड 71 रुपया 2 समूह से वसूल किया गया, जिसमें से 2 समूह चेक से भुगतान किया गया तथा 5 समूह नगद भुगतान किया है। इन सारे बिंदुओं को लिखने के बाद अगला बिंदु चौथा बिंदु में नए सखी मंडल की सदस्यता लिखकर डैश लगाएंगे और इसके नीचे इस तरह के कॉलम को बनाएंगे। इस बिंदु को तभी बैठक में चर्चा करेंगे जब नया समूह ग्राम संगठन में समूह का हिस्साधन और सदस्यता शुल्क जमा करेगा। तो चलिए कॉलम को भरते हैं। पहला में क्रमांक लिखेंगे, दूसरे में सखी मंडल का नाम लिखेंगे, तीसरे में रसीद संख्या, चौथे में चेक नगद, पांचवें में सदस्यों की संख्या, छठा में सदस्यता शुल्क, सातवां में हिस्साधन और आठवां में कुल लिखेंगे। माना कि नया समूह कमल आजीविका सखी मंडल और लाडली आजीविका सखी मंडल ग्राम संगठन में अपने समूह की सदस्यता और हिस्साधन जमा कर रही है तो इस तरह कॉलम में लिखेंगे। क्रमांक में 1 सखी मंडल के नाम के जगह कमल आजीविका सखी मंडल, रसीद संख्या में सदस्यता शुल्क और हिस्साधन जमा करने के बाद जो पर्ची समूह को दिया जाता है उस पर्ची के नंबर को रसीद संख्या कहते हैं। तो माना कि कमल आजीविका सखी मंडल का रसीद संख्या 7,47,308 है तो इस जगह 7,47,308 लिखेंगे।
उसके बाद अगले कॉलम में यह राशि नगद मिल रहा है या चेक के द्वारा उसको लिखेंगे। तो कमल आजीविका सखी मंडल नगद दे रही है तो यहाँ पे नगद लिखेंगे। उसके बाद सदस्यों की संख्या में समूह की कुल सदस्यों की संख्या को लिखेंगे। माना कि कमल आजीविका सखी मंडल में कुल सदस्यों की संख्या 12 है तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। अगला सदस्यता शुल्क के कॉलम में आप लोग भली भांति जानते हैं कि समूह के प्रत्येक सदस्य को ग्राम संगठन में सदस्यता शुल्क जमा करना पड़ता है और वह राशि है 15 रुपया करके। तो कमल आजीविका सखी मंडल को कुल सदस्यता शुल्क 180 रुपया देना होगा, इसलिए इसके नीचे 180 रुपया लिखेंगे। उसी तरह हिस्साधन भी समूह के प्रत्येक सदस्य 20-20 रुपया कर ग्राम संगठन में जमा करती है, इसलिए कमल आजीविका सखी मंडल का कुल हिस्साधन 240 रुपया होगा। तो हिस्साधन के कॉलम में 240 रुपया लिखेंगे और सभी राशि को जोड़कर कुल में लिखेंगे। उसी तरह लाडली आजीविका सखी मंडल के विवरण को भी भरेंगे। तो चलिए इनके विवरणों को भरते हैं। अब नीचे के कुल में कुल कर लिखेंगे। अगला 5वां नंबर में नया ऋण मंजूरी LMCP के माध्यम से लिखकर डैश लगाएंगे और इस तरह का फॉर्मेट को बनाएंगे। पहला में क्रमांक, दूसरे में सखी मंडल का नाम, तीसरे में LMCP के अनुसार कुल मांग, चौथे में LMCP के अनुसार पहली बार लेने वाले की संख्या, 5वें नंबर में मंजूर ऋण राशि, 6ठे में किस्त की संख्या, 7वें में किस्त राशि, 8वें में ब्याज दर, 9वां में चेक क्रमांक और 10वें में समूह पदाधिकारी का हस्ताक्षर लिखेंगे। तो चलिए ज्योति आजीविका सखी मंडल का नया ऋण मंजूरी करते हैं। क्रमांक में 1 लिखेंगे, सखी मंडल के नाम के नीचे ज्योति आजीविका सखी मंडल लिखेंगे। LMCP के अनुसार मांग राशि में कुल राशि लिखेंगे, क्योंकि ज्योति आजीविका सखी मंडल में 15 सदस्यों का कुल मांग 1,60,000 रुपया है तो यहाँ पर 1,60,000 रुपया लिखेंगे। LMCP के अनुसार पहली बार लेने वाले की राशि, इसका अर्थ है कि BO से प्राप्त CIF राशि पहली बार कौन कौन दीदी ले रही है और कुल कितना। तो ज्योति आजीविका सखी मंडल में 55,000 रुपया पहली बार लेने वाले की राशि है तो यहाँ पर 55,000 रुपया लिखेंगे। अगला मंजूर किए गए कुल ऋण राशि में ग्राम संगठन के द्वारा जितना राशि समूह को प्राप्त होगा वह मंजूर राशि होती है। तो ग्राम संगठन के द्वारा ज्योति आजीविका सखी मंडल को 50,000 रुपया का नया ऋण मंजूरी किया गया तो उसे नया ऋण मंजूरी में लिखेंगे। अगला किस्तों की संख्या में ग्राम संगठन के पदाधिकारियों और ग्राम संगठन के इसी सदस्यों निर्णय लेगी कि मंजूर किए गए इस राशि को कितने किस्तों में वापस करना है। माना कि 20 किस्तों में ज्योति आजीविका सखी मंडल वापस करेगी तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। इसके बाद किस्त राशि में किस्त राशि को लिखेंगे। इसके लिए मंजूर की राशि को किस्त की संख्या से भाग देने पर किस्त राशि ज्ञात होगी। तो ज्योति आजीविका सखी मंडल का किस्त राशि 2,500 रुपया हुआ। अगला ब्याज दर में 1% लिखेंगे। इसके बाद चेक क्रमांक में चेक संख्या को लिखेंगे, क्योंकि 50,000 राशि बड़ा राशि है, इसे हम लोग नगद नहीं दे सकते, इसलिए 50,000 राशि को चेक से ही ज्योति आजीविका सखी मंडल को देंगे तो यहाँ पर उस चेक क्रमांक संख्या को लिखेंगे। इसके बाद हस्ताक्षर में समूह के पदाधिकारी का हस्ताक्षर लेंगे। एजेंडा का 6ठा बिंदु BOA के कामकाज का समीक्षा और मानदेय। इस बिंदु पर हम लोग BOA के कामकाज का विवरण BOA से लिया जाता है और यदि BOA सही तरीके से BO के अंतर्गत रहकर कार्य किया है तो उसे BO से मानदेय दिया जाता है। तो इसे इस तरह से लिखेंगे। विवरण में लिखेंगे BOA बसंती बेसरा को अगस्त महीने के कामकाज को देखते हुए 500 रुपया मानदेय दिया गया। अंक में लिखने के साथ साथ इसे शब्दों में भी जरूर लिखें। उसी तरह एजेंडा का 7वां नंबर सक्रिय महिला का कामकाज का समीक्षा और मानदेय। तो लिखेंगे कि सक्रिय महिला संगीता देवी को अगस्त महीने के कामकाज को देखते हुए चेक क्रमांक 114 के माध्यम से 1,500 रुपया दिया गया। 8वां बिंदु अन्य भुगतान पर चर्चा। इस बिंदु पर ऐसे भुगतान पर चर्चा करेंगे जो एजेंडा पे नहीं लिखा गया है, क्योंकि बैठक में बहुत तरह का भुगतान किया जाता है तो उसे स्टार लगाकर लिखते हैं। जैसे इस बैठक में घर मालिक को अगस्त महीने का किराया 500 रुपया नगद दिया गया। दूसरा, स्टेशनरी खरीदने के लिए ग्राम संगठन के कोषाध्यक्ष को 50 रुपया दिया गया। तीसरा, इस बैठक में पार्वती आजीविका महिला ग्राम संगठन के अध्यक्ष को बैठक खर्च के लिए EC1 EC2 हेतु 300 रुपया नगद दिया गया। चौथा, बैंक जाने के लिए मुन्नी देवी को 300 रुपया नगद दिया गया। 9वां बिंदु प्राप्त भुगतान पर चर्चा। इस बिंदु पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसे लगा कमेंट कर हमें बताएं। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में आए घंटी को भी दबा दें। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।